नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। अफ़वाहें नहीं, सिर्फ सच्चाई। आज हम पहुंचे हैं प्रयागराज में, जहां हमारे साथ हैं एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव, जो इस बार फिर चुनावी मैदान में अपनी नई सोच और जनता के मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं। आज की बातचीत में हम जानेंगे उनकी राजनीति की यात्रा, उनके विजन और प्रयागराज के लिए उनके वादे। तो चलिए शुरू करते हैं आवाज़ भारत संवाद डॉक्टर मान सिंह यादव के साथ। सबसे पहले हल करना चाहते हैं। देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि जो प्रयागराज की पहचान थी वो पूरब के ऑक्सफोर्ड से थी, और बेसिकली जो यहाँ के ऑफिसेज हैं, चाहे वो पीएचक्यू हो, चाहे निदेशालय हो, चाहे एजी ऑफिस हो, आज आप देख लीजिए कि इन सारे ऑफिसों को एक साजिश के तहत यहाँ से लखनऊ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा द्वारा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ आईटी हब बने प्रयागराज में। यहाँ जो ऑफिसेज हैं वो कतई पलायन उनका ना हो। जो यहाँ एक शिक्षा का केंद्र था उसको और मजबूती प्रदान किया जाए। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। और ख़ास तौर पर जो यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, राज्य शिक्षा सेवा आयोग है, एसएससी के जो यहाँ बोर्ड स्थापित किए गए हैं आयोग, तो इन आयोग और बोर्डों से नियमित वैकेंसी आए जिससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मेन लड़ाई हमें इन सब चीज़ों की लड़नी है। सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर आपकी प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य समाजवादी चाहती है कि ये सार्वजनिक सेक्टर में रहे, इस पे सरकार का हस्तक्षेप। जब ये प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे तो डॉक्टर 5,000 के इलाज को आपका 5 लाख में करेगा तो किसान अपनी जमीन बेचेगा। गरीब किसान का बच्चा मेधावी है, लेकिन जब 5 लाख 10 लाख उसको आईआईटी, आईआईएम, एमबीबीएस के लिए जब उसको पैसा देना पड़ेगा तो वो सफ़र नहीं कर पाएगा। इससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे लोगों का हक और अधिकार मारा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही इनको रहने देना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है मौजूदा शासन में स्थानीय स्तर पर जनता की आवाज दब जाती है? देखिए, मुझसे बेहतर आप लोग जान रहे हैं, आज थाने में दलाली हो रही है। आज ऑफिसों में क्या हाल है कि लगातार इनके कहीं लेखपाल पकड़े जा रहे हैं, कहीं। तो जिस तरीके से इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है लोकतंत्र को भाजपा ने, उससे निजात भी दिलाना बहुत जरूरी है। आजकल की जो राजनीति है उसमें ईमानदारी और सेवाएं भावना कम दिखाई दे रही है। आप खुद को इसमें कहाँ देखते हैं? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि आज अंदर से लोग वायर्ड हो गए। जैसे व्यक्ति डेंट पेंट कर लेते हैं लेकिन अंदर से वायर्ड है तो वो सही काम नहीं करेंगे। और इसी तरीके समाज में अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं। तो मेरा प्रयास है कि राजनीति में अच्छे लोग आए, और जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी में राजनीति एक पावर हब है जहाँ से हर सेक्टर को ऑक्सीजन मुहैया होता है। तो अगर यहाँ लोग अच्छे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो लोकतंत्र की शुचिता है, जो संविधान है, वो हमारा बता रहेगा। सर, सोशल मीडिया और नई पीढ़ी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं मान रहा हूँ कि सोशल मीडिया और राजनीति, मनुष्य कभी मशीनीकृत नहीं हो सकता, लेकिन एक ये जो सोशल मीडिया ने जो प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, मैं जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसमें इतना ज्ञान का संचार हो रहा है कि लोगों की जो मन स्थिति है वो स्थिर नहीं हो पा रही है, और जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर गढ़ दिया जाता है उसी को लोग सच मान लेते हैं। तो किसी भी चीज़ की अतिशयता हानिकारक है और लोगों को भी इसकी अतिशयता से बचना चाहिए। फैक्ट्स अलग होते हैं,
रियलिटी अलग होती है और आभासी दुनिया अलग होती है। तो जो आधुनिक समाज का निर्माण हो रहा है वो आभासी दुनिया की तरफ हमें ज़्यादा ले जा रहा है। और शायद आप देखते होंगे कि इसीलिए डे बाय डे आत्महत्या लोग कर रहे हैं और रिश्तों की जो बुनियाद है वो कमज़ोर हुई हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे तो लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं सामाजिक क्षति भी हुई है। सर, आपको क्या लगता है, क्या युवा अब राजनीति से दूर हो रहे हैं या बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं? देखिए, दोनों बातें हैं। मैंने पहले ही कहा था कि राजनीति की शुरुआत यूनान के एक नगर राजदूत थे एथेंस और स्पार्टा से होती है, और वो सफर जब यूरोप में तय होता है तो जून 1215 में जो राजा जान का मैग्ना कार्टा आता है उसमें अधिकारों। इंडियन डेमोक्रेसी में जब राजनीति की शुरुआत हुई तो उस समय जो कुर्सी और कमर एक कर दिए पढ़ते पढ़ते, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, ऐसे लोग राजनीति में आए। और जो अपराधी तबका था वो डरता था राजनीति से कि ये राजनीति तो बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोगों का काम है, राजनीति हमारे बस की बात नहीं। लेकिन एक दौर आया कि मैं इससे इनकार नहीं कर सकता जहां राजनीति में कुछ गलत लोगों की एंट्री हो गई, और आज बहुत सारा बुद्धिजीवी तबका ये कहने लगा कि नहीं, राजनीति की बात न करो, राजनीति से दूर रहो। तो मैं कहूँगा कि जो युवा है, अच्छे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो राजनीति में आए और आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग राजनीति में आए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर, विपक्ष उम्मीदवार को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप उन्हें चुनौती मानते हैं या प्रेरणा? देखिए, मैं समझता हूं कि व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए और जो हमारे मुद्दे हैं उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और जो विपक्ष है, विपक्ष क्या, विपक्ष तो हम ही है, वो तो सत्ता पक्ष कहिए उनको, विपक्ष में तो हम हैं। तो जो उनके कार्य रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जनता के साथ छलावा किया है, बेरोजगारों के साथ छलावा किया है, शिक्षा मित्रों के साथ किया है, वित्त विहीनों के साथ किया है, बेरोजगारों के साथ किया है, तो वो सत्ता में रह करके ही किए। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ये चुनाव देगा कि जब 5 साल 8 साल जब आप सत्ता में रहे तो क्या शिक्षा मित्रों को आप समान कार्य का समान वेतन दे पाए? क्या वित्त विहीन को जो 200 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी ने मुहैया कराया, क्या कभी आप 2 रुपए देने की कोशिश किया? क्या आप राज्य शिक्षा सेवा आयोग का गठन करके जो तुगलकी फरमान जारी कर दिए, क्या एक भी रोजगार उससे दे पाए? आज जो आपका टेट का प्रकरण है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के कंधे में बंदूक रख के सरकार अपना काम कर रही है, जो आरटी एक्ट के पैरा 23 के पार्ट 2 में अमेंडमेंट किया गया है 2017 में, ये उसकी देन है कि आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारे सवालों का जवाब ये चुनाव ढूंढेगा, वो चाहे सत्ता हो चाहे पक्ष विपक्ष हो। सारे लोग जानते हैं, अब सोशल मीडिया का जमाना है, आप बहुत सारी चीजों को छिपा नहीं सकते। कुछ ही सवाल के साथ मैं अपने शो को खत्म करने वाला हूं। सर, प्रयागराज की जनता के लिए आपका संदेश क्या है? प्रयागराज की जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का संगम है। यहाँ राजनैतिक साहित्यिक विरासत का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। तो प्लीज़ हम उस बात को आगे बढ़ाएंगे जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई का कॉन्सेप्ट हम लोग देते हैं, और जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, उसकी गरिमा है, उसकी मौलिकता है, वो बनी रहे और हम सब मिल करके एक अच्छे राष्ट्र का, अच्छे समाज का निर्माण करें। यही मेरा प्रयागराज वासियों से अब। सर, अगर आप जीतते हैं तो किस एक वादे को सबसे पहले आप पूरा करेंगे? मैं अगर ये कहूँगा तो जो बहुत सारे वादे हैं उसके साथ अन्याय हो जाएगा। अब मैं अगर कहूँ वित्त विहीन की तो मेरे शिक्षा मित्र भाई भी हैं, अगर मैं कहूँ शिक्षा मित्र भाई की तो मेरे बेरोजगार भाई हैं जो आए दिन लाठियाँ खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब को आप कंबाइंड कर लीजिए, उसके लिए मैं काम करूँगा। और आखिरी में सर, आवाज भारत के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं आवाज भारत
के लिए एक ही बात बोलूँगा कि आप लोकतंत्र के चौथे पिलर हैं और इस अवधारणा को आप मजबूत करिए। और जनता ही जनार्दन है, अगर आप जनता की आवाज़ को इसी तरीके से आप बढ़ाते रहेंगे, जनता के बीच में लाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका ये जो चैनल है उस पे लोगों की आस्था बढ़ेगी और जो आपका मॉरल सपोर्ट होगा वो जनता खुल कर करेगी। आप इसी तरह अग्रसर होते रहेंगे अपने कार्य से। तो ये थे प्रयागराज के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव, जिनकी बातें आपने सुनी मुद्दों पर, विकास पर और जनता की उम्मीदों पर। देखना ये होगा कि जनता का फैसला क्या कहता है। मैं हूं फरहान, आप देख रहे हैं आवाज़ भारत, अफवाहें नहीं सिर्फ सच्चाई। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।